हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसमें पेशेंट की कंप्लेंट यही थी कि जब वो बैठे रहते हैं तब उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो चलने लगते हैं 4-5 कदम चलने के बाद उनके पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और पैरों को उठा करके या लंगड़ा करके उनको चलना पड़ता है या फाइनली उनको बैठना पड़ता है। तो ये जो सिम्टम होता है ये होता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का, और जिसको हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। इस सिम्टम को हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि पीएडी यानी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके जो कारण होते हैं या कैसे इसको हम डायग्नोज करते हैं, कैसे पता चलेगा, मैनेजमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के कोई भी सिम्टम्स आते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्लॉडिकेशन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ आखिर होता क्या है, और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होता है इसका डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस से इसमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होता है इसके सिम्टम्स को अगर हम जानें तो सबसे पहले पेशेंट जब चलना शुरू करता है तो उसके पैरों में एक बहुत थोड़े से कदम चलने के बाद पैरों में महसूस होगा कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उसके बाद वो चल ही नहीं पाएगा, उसको पैर को उठा करके लंगड़ा के चलना पड़ता है, या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज करना शुरू कर रहा है, वहाँ पर उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द होगा और पैरों में ऐसा लगता है कि पैरों में जान नहीं है, या बाद में पैरों में नमनेस भी आने लग जाती है। रेस्ट करने पे ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं। फिर से वो चलना शुरू कर गया, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। तो ये इसको हम पीएडी का मेन सिम्टम होता है। अगर हम इसकी कारण की बात करें तो आप पूरी बात समझ सकते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम होती है, कि चलने से चीज़ बढ़ गई, बैठने से आराम मिल गया, ऐसा क्यों होता है। तो इसका मेन जो रीज़न होता है कि जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं, जो आपके पैरों को सप्लाई करती हैं, वो आर्टरीज जो आपके हार्ट से ब्लड को लेकर आपके पैरों तक आती हैं, उनके अंदर रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो जो ब्लड है जिसकी ज़रूरत आपको चलने पे ज़्यादा पड़ती है, बैठने पे उतना फ्लो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ब्लड की सप्लाई आपको ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि उसकी आर्टरीज के रास्ते में रुकावट है, इसलिए आपको वो ब्लड नहीं मिल पाता है। इसलिए जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपको दर्द होता है। अब ये ब्लड क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट से आपको ब्लड लेके आ रहे हैं, उनके रास्तों में, उनकी नलियों में, उनके पाइप में प्लाक जमा हो गया है। ये प्लाक किसका बना होता है? ये कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के कारण इन नलियों में प्लाक जमा हो जाता है, इसको हम अथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। तो ऐसा जो कंडीशन जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर पीएडी का चांसेस ज़्यादा होता है। ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उम्र भी ज़्यादा है। 50 साल से ऊपर के एज में जब नलियों में ये कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, नलियों में हार्डनिंग भी हो जाती है, तो उसको हम ज़्यादा एक खतरा हो जाता है। और अगर ये पेशेंट स्मोकिंग करता है तो ये खतरा और बढ़ जाता है, और अगर पेशेंट को ओबेसिटी है तो खतरा और बढ़ जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिससे ये पीएडी का बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर या रिस्क फैक्टर कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एज ज़्यादा है, स्मोकिंग करते हैं, वेट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये सारे अगर रीजंस हैं तो आपको पीएडी का प्रॉब्लम हो सकता है। जो पीएडी है इसके जो लक्षण हैं, अगर हम और डिटेल में जानें कि कुछ समय तक अगर पीएडी रहता है तो क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। क्योंकि आपके पैरों को अच्छे से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए आपके पैरों को नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर ब्लड नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, जो मसल्स हैं उनको, उनकी अट्रॉफी होने लग जाएगी। मतलब आपकी जो पिंडलियाँ हैं, आपकी जो काफ मसल्स हैं, वो पतली होने लग जाएंगी। तो आप देखते हैं ना कि जो पिंडलियाँ होती हैं वहाँ पर एकदम थिक मसल्स होती हैं, वो फ्लैट होने लग जाएंगी। पूरा पैर आपको एक जैसा, एक डंडे जैसा दिखने लग जाएगा। पैर ठंडे रहेंगे क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा है। पैरों में जो हेयर होते हैं वो धीरे धीरे ब्रिटल होंगे और फाइनली वो निकल जाएंगे। पैर एकदम स्मूथ और ग्लॉसी दिखने लग जाएंगे। पैर स्पेशली जो तलवे होते हैं एकदम ठंडे और नम होंगे, उनमें छूने पे भी एहसास नहीं होता है कि वो आप छू रहे हैं या नहीं छू रहे हैं। तो ये सेंसेशन नमनेस वाली उसमें आ जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो भी पेशेंट को पीएडी का प्रॉब्लम होता है, उनके नेल्स बहुत ज़्यादा थिक और ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि जो नेल होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है, बस वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं।
पीएडी के जो सिम्टम्स होते हैं टिपिकली आप पेशेंट को बता सकते हैं देख करके आपको पीएडी है। जब पेशेंट आएगा तो सिंपली यही सिम्टम्स बताता है, मेरी पिंडलियों में पसीना नहीं आता है, वहाँ पे मसल्स का लॉस हो गया, वहाँ पे हेयर भी नहीं है, वो नीला भी दिखता है, छूने में ठंडा भी लगता है। ये सारे सिम्टम्स आपके पीएडी को इंडिकेट करते हैं। जो दर्द है, बेचैनी है, थकावट है, हमेशा पैरों में बनी रहती है। इसके अलावा जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है मेल्स के केस में, ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जो पीएडी है वो ज़्यादातर मेल्स में होता है, क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहल लेना और ये जो बहुत सारे और रीजंस हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पीएडी के लिए, जिसमें मेल्स ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो ईईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का है, क्योंकि पेल्विक मसल्स जो हैं, जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर भी ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी प्रायः देखा जाता है जिन लोगों को पीएडी का प्रॉब्लम होता है। अब हम जानते हैं कि अगर लंबे समय से पीएडी रहता है, लंबे समय से पीएडी का प्रॉब्लम चल रहा है, आर्टरीज में सप्लाई नहीं जा रही है, पैरों को सप्लाई नहीं मिल रही, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्योंकि जो पीएडी का प्रॉब्लम है ये तभी होगा जब आपकी नलियों में आपकी जो प्लाक है यानी जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा है, तभी होगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल जब जमा हो जाता है तो आपका जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेज हो जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप फ्लो करा रहे हैं, कोई चीज़ अगर किसी नली के थ्रू जा रही है और नली को मैंने पतला कर दिया तो उसका फ्लो तेज हो जाएगा, तो बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उनको बीपी भी बढ़ा होता है। तो वो ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलेगा, और वो ब्लड का फ्लो वहाँ से तेज़ी से निकलेगा तो कई बार वो जो प्लाक होता है उसको निकाल देता है। वहाँ पर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जमा होने लगते हैं, वहाँ पे क्लॉट जो नॉर्मली नहीं बनना चाहिए नलियों में, क्लॉट बन जाता है, और वो क्लॉट भी उसी ब्लड की धार के साथ बहने लगता है। जहाँ पर जो नली है वो मोटी है वहाँ तो फिर भी ठीक है, कई बार जब नली पतली हो जाती है, जो माइक्रो जो कैपिलरीज होती है वहाँ जाने लगता है, तो वहाँ पे वो फंस जाता है। अब जहाँ पे वो फंस गया उसके आगे की ब्लड सप्लाई टोटली बंद हो गई, वहाँ पर हो जाता है गैंग्रीन। अगर यही जो क्लॉट है ये फाइनली आपके हार्ट में पहुंच जाता है, तब आपको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो पीएडी का होता है ये है गैंग्रीन एंड हार्ट अटैक। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉम्प्लिकेशन की बात कर ली, गैंग्रीन की बात कर ली, गैंग्रीन मतलब वो पार्ट पूरा सड़ने लग जाएगा, वहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी, वहाँ पर वो पार्ट पूरी तरह से ऑक्सीजन उसका डिप्राइव हो जाएगा, तो पूरी तरह से वो सड़ने शुरू हो जाएगा। तो पीएडी में ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब हम जानते हैं कि पीएडी को हम रोक कैसे सकते हैं और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। पीएडी को रोकने के लिए वो कारण जिसके कारण आपको पीएडी हो रहा है उसको पहचान करनी है, वजन कम करना है, लाइफस्टाइल मैनेज करनी है। अब लाइफस्टाइल की बात तो सभी करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेज करना एक्चुअली होता क्या है। लाइफस्टाइल मैनेज करना मतलब ये होता है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान देना, अपने सोने और उठने पर ध्यान देना, अपने स्ट्रेस लेवल को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, अपने वजन पर ध्यान देना, आप क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं उस पर ध्यान देना। कई बार हम कुछ भी खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, माइंडफुलनेस की तरह हमें खाना है कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारे शरीर के कितना फ़ायदेमंद है, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, अपना पेट कम करना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है, तो इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो विटामिन ई लेने से आपको पीएडी के सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलता है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना है। अब हम जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, ये आपकी कैसे हेल्प करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट वंडरफुली अगर आप पीएडी के इनिशियल सिम्टम्स को आपने देखा, आपको पता चला और आप इनिशियली अप्रोच कर लिया, क्योंकि जो पीएडी का प्रॉब्लम होता है इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरीज में पहला है कि जब आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो उसको भी हम पीएडी बोलते हैं। सिम्टम्स कोई भी नहीं है लेकिन आपकी जांचों में कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो सिम्टम्स कोई नहीं है, उसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं। ग्रेड 2 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है माइल्ड क्लॉडिकेशन, दूसरा है मॉडरेट क्लॉडिकेशन। जो ग्रेड 3 होता है वो होता है इस्चीमिक रेस्ट पेन, मतलब अब जब बैठे हुए हैं तब आपको सही से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा, उसमें आपको पेन होता है। एंड जो ग्रेड 4 होता है वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 4 ग्रेडों में आपका पीएडी आता है। इसमें अगर आप फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो सेकेंड ग्रेड का ए वाला पार्ट है उसमें अप्रोच करते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उसके बाद के ग्रेड्स में ये सिर्फ मैनेज हो सकता है, यानी दर्द और जो खून का बहाव है उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रिवर्सिबल ये नहीं हो पाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट ले। दवाइयाँ कौन कौन सी होती है चलिए अब जान लेते हैं। तो पहली दवा है हमारी आर्निका मॉन्टेना, इसको हम होम्योपैथिक ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं।
होम्योपैथिक ब्लड थिनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड की सप्लाई को फास्ट करती है, आपके ब्लड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको जो है मैनेज करती है, सो दैट जो ब्लड की थिकनेस उसको सही करती है। तो ब्लड थिनर के नाम से जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन ये पीएडी में बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप क्यू फॉर्म में या 200 फॉर्म में ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादातर के केसेस में इसको क्यू फॉर्म में पानी में डाल करके लेना बेहतर रहता है। अगली दवा है कॉन्वलेरिया मेजस। इसको हम स्मोकर्स रेमेडी बोलते हैं। अगर स्मोकिंग करने के बाद कोई भी इश्यूज आपको हार्ट से रिलेटेड आ रहे हैं या पीएडी से रिलेटेड आ रहे हैं, वहाँ पर कॉन्वलेरिया मेजस इज़ अ गुड रेमेडी। इसको 30 पावर में या 200 पावर में लिया जा सकता है। अगली दवा तब ज़्यादा इंडिकेटेड हो जाती है जब उम्र भी बढ़ रही है और साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लाक जमा है ही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसमें होता है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। मतलब जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज हैं, वो ना सिर्फ उनके अंदर प्लाक जमा है बल्कि वो हार्ड भी होनी शुरू हो गई हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गई। तो ऐसे केस में ऑरम मेटालिकम एक बहुत अच्छी दवा होती है, जिसमें एज के साथ में हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो गई है और पीएडी का इंडिकेशन शुरू हो गया है, वहाँ पर आप इस दवा को ले सकते हैं। इसके अलावा एक होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन है जो पीएडी के केसेस में मैंने सक्सेसफुली और क्लिनिकली बहुत समय से यूज़ किया है, और ये है जिंको बिलोबा और क्रीटिएगस का मदर टिंचर। इन दोनों मेडिसिन को आपको मिला करके 15-15 बूंदे आधे ग्लास पानी में लीजिए। 2 से 3 महीने आपको लेना पड़ सकता है। इसके साथ अगर इनिशियली अगर आपका स्टेज है तो वहाँ पर काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर एडवांस स्टेज हो चुका है तो वहाँ पर भी मैनेज करने में और एटलीस्ट गैंग्रीन होने में तो आपको पूरी तरह से बचा लेती है ये दवा। तो इस दवा को 15-15 बूंदे दिन में 2 बार 2 से 3 महीना आप ले सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्लॉडिकेशन का अगर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो रहा है, बहुत तेज़ आपको दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ऑक्जेलिक एसिड नाम की दवा लेनी है, जिसको 200 पावर में आप ले सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, ये थी पीएडी यानी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के बारे में और उसके इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन की एक लंबी लिस्ट है जो पीएडी के केस में दी जाती है। यहाँ पर वही मेडिसिन मैंने बताई हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होती हैं। अगर आपको कोई भी हार्ट इश्यूज़ हैं, उसकी दवा चल रही है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आप हाइपर टेंशन के पेशेंट हैं, या अगर आपको डायबिटीज़ है, तभी भी आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन ऑन पीएडी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मेरे साथ अपनी कोई भी हेल्थ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो जूम या फ़ोन कंसल्टेशन अवेलेबल है, जिसकी डिटेल्स आप 7017991940 पर व्हाट्सएप करके पा सकते हैं। विशिंग यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।